अच्छा चल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने शुरू किया था एंड दैट वाज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। Yeah, that is also called as a discovery of cathode rays. Your discovery of electron. अच्छा चलो पहले इसका थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ते हैं कि ये किसने डिस्कवर किया था। सबसे पहले इस पे जो काम किया गया था दैट वाज बाय विलियम क्रूक। विलियम क्रूक ने काम किया था 1870 से 1875 तक। 1870 से 1875 तक इसने काम किया था और उसने बाय यूजिंग द डिस्चार्ज ट्यूब he discovered the rays। सिर्फ उसने डिस्चार्ज ट्यूब में कुछ रेज डिस्कवर कर दिए कि ये रेज दीज रेज आर गोइंग फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स एनोड, कि ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आ गया, दैट नेम वाज गोल्डस्मिथ। इन 1886 नेम्ड these rays as cathode rays। असल में उसने इस रेस को नाम दे दिया कैथोड रेस का नाम दिया। इसके बाद इन 1891 एंड अदर साइंटिस्ट G.J. Stoney named as electron। उसने इस कैथोड को नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया। इन 1895 एन अदर साइंटिस्ट नेम जेप्रीन says that there are some charge over the electron। उन्होंने कह दिया कि इस इलेक्ट्रॉन पे कुछ चार्ज है क्योंकि उसने इसको मैग्नेटिक फील्ड पे गुजार दिया, और जब इस रेस को मैग्नेटिक फील्ड पे गुजार दिया गया था उन्होंने बेंडिंग शो कर दी। और मैग्नेटिक फील्ड में ये पता नहीं चलता है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में पता चलता। तो जब कोई चार्ज है इस पे, यानी बेंडिंग उसने शो कर दी, तो उसने कह दिया कि इस पे कोई चार्ज है। इसके बाद अनदर साइंटिस्ट इन 1897 दैट नेम वाज J.J. थॉमसन। J.J. थॉमसन ने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन पे देयर इज नेगेटिव चार्ज, कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। और इसी साल उसने एक और डिस्कवरी भी कर दी, एंड दैट डिस्कवरी वाज के इलेक्ट्रॉन का E/m वैल्यू भी मालूम कर दिया, यानी चार्ज टू मास रेशियो भी मालूम कर दिया। ये भी J.J. थॉमसन ने मालूम कर दिया। तो ये था, दिस वाज द क्लियर हिस्ट्री के इलेक्ट्रॉन पे किन लोगों ने काम किया और किन लोगों ने क्या नाम लिखा है। लेकिन बेसिकली ये काम विलियम क्रूक ने शुरू किया था। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसको हम विलियम क्रूक के हिस्से में डाल देते। तो इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम क्रूक, और बाकी साइंटिस्ट ने सिर्फ उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज मालूम किए थे। फॉर एग्जांपल किसी ने चार्ज मालूम किया था, किसी ने नाम बदल दिया था, किसी ने नाम दे दिया था इस इलेक्ट्रॉन। तो दैट इज नॉट डिस्कवरी। डिस्कवरी असल में विलियम क्रूक ने की थी। तो आइए चलते हैं टुवर्ड्स द विलियम क्रूक एक्सपेरिमेंट की तरफ
कि उसने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? एक्सपेरिमेंट विलियम क्रूक ने क्या किया था? उसने पहले डिस्चार्ज ट्यूब लिया। ही टेक द डिस्चार्ज ट्यूब, and fitted two electrodes. उसमें एक electrode was called anode and the other electrode was called as a cathode. एक electrode को cathode और दूसरे को anode कह दिया। अच्छा, इसके बाद क्या कर दिया? And he connected the electrode to बैटरी, यानी बैटरी के टर्मिनल के साथ उन्होंने कनेक्टेड कर दिया। अब यहां पे दो तरह के क्वेश्चन एराइज होते हैं, समझ गए? कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब का नाम है ये कहां से आ गया था, नंबर 1। दूसरी बात जो है, व्हाट इज इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, और इसमें तीसरी बात जो आ गई इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड द बैटरी। अब बैटरी इलेक्ट्रॉन से पहले बनाई गई थी, दिस इज वंडरफुल। अच्छा, पहले आते हैं टुवर्ड द डिस्चार्ज ट्यूब, कि ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या है। डिस्चार्ज ट्यूब सबसे पहले इन 1838 में एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हो गई, दैट वाज बाय माइकल फैराडे। नाम सुना होगा साइंटिस्ट का, माइकल फैराडे। सबसे पहले ये डिस्चार्ज ट्यूब माइकल फैराडे ने डिजाइन किया था और इस पे बहुत ज्यादा काम भी हुआ था। फिजिक्स के फील्ड में डिस्चार्ज ट्यूब पे और बहुत से डिस्कवरी हो चुके हैं। सिर्फ विलियम क्रूक ने इस्तेमाल नहीं किया, इससे पहले भी कई एक्सपेरिमेंट में डिस्चार्ज ट्यूब ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका। इसके बाद एन अदर साइंटिस्ट इन 1857 एक और साइंटिस्ट आ गया, हिज नेम वाज गेसर एंड ही मेड सम मॉडिफिकेशन इन दिस माइकल फैराडे डिस्चार्ज। उसने इस डिस्चार्ज ट्यूब में कुछ मॉडिफिकेशन मींस कुछ चेंजेस कर दिए। अच्छा, अब देख ले, गेसर ने जो ट्यूब डिजाइन किया दैट वाज कॉल्ड एज ए गेसर ट्यूब। इसको नाम दिया गया गेसर ट्यूब का नाम दिया गया, और विलियम क्रूक ने इसी गेसर ट्यूब को यूज किया। यानी कहते हैं कि विलियम क्रूक यूज the Geisser tube with the small modifications called now is Crook tube। अब इसको माना जाता है दैट इज कॉल्ड नाउ द क्रूक ट्यूब। डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी में विलियम क्रूक ने जो गेसर ट्यूब को मजीद मॉडिफाई कर दिया, अब इसका नाम तब्दील हो गया, दैट वाज कॉल्ड एज ए क्रूक ट्यूब। इसको क्रूक ट्यूब कहते हैं। चलो ये हो गया। अच्छा, अब इसको डिस्चार्ज ट्यूब क्यों कहते हैं वो हम आगे पढ़ते हैं कि इसको डिस्चार्ज किया गया था। डिस्चार्ज मींस अंदर वैक्यूम क्रिएट किया था, जो एटमॉस्फेरिक गैसेस थे सारे को निकाल दिए गए थे विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। समझिए। अच्छा, इसके बाद कमिंग टूवर्ड अनदर चीज,
दैट इज कॉल्ड द बैटरी। अब ये बैटरीज कहां से आ गए? बैटरी की तारीख बहुत ज्यादा लंबी है। कहते हैं कि बगदाद में एक अंडरग्राउंड म्यूजियम था, बहुत पुराना म्यूजियम बगदाद, और इसी म्यूजियम में एक क्ले जार मिल गया था विद कॉपर इलेक्ट्रोड, जिसमें कॉपर इलेक्ट्रोड था एंड लेमन जूस। लेमन जूस उस वक्त मौजूद नहीं था उस बैटरी में, लेकिन कुछ निशानात ऐसे थे कि इस क्ले जार मीन्स वो मटकी का एक जार था, उसमें एक इलेक्ट्रोड भी पड़ा था, कॉपर का इलेक्ट्रोड पड़ा, और यूं मालूम हो रहा था जिस तरह के इसके अंदर लेमन जूस इस्तेमाल हो गया, एंड लेमन जूस इज एसिडिक। ये एसिड है जिस तरह के आज के बैटरी में एसिड इस्तेमाल होते हैं, वहां पे लेमन जूस इस्तेमाल किया गया। अब अंदाजा लगाया गया था कि ये कितना पुराना है ये बैटरी। ये तकरीबन आज से 2500 ईयर्स एगो, यानी 250 BC, आज से 2500 साल पहले यह बनाया गया था। 2500 साल पहले, अंदाजा लगा दो। अच्छा, इसके बाद एक और ट्राई कर दी गई 1736 में, इसी अंदाज में एक और बैटरी बनाई गई। इसके बाद 1744 में लेडन जार बन गया। लेडन जार भी बिल्कुल इसी तरह का था। अच्छा, अब देख ले, चलो इसकी तारीख लंबी है, दरमियान में बहुत से स्टेजेस आते हैं इसके, लेकिन हम शॉर्टली आगे चलते हैं कि 1749 फर्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल बैटरी वाज डिस्कवर्ड। इलेक्ट्रोकेमिकल बैटरी बनाई गई जिसमें कॉपर और जिंक दोनों एज ए इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया गया। समझिए, इसके बाद आगे चलते गई और 1800 में फर्स्ट रिचार्जेबल बैटरी बनाई गई। और रिचार्जेबल बैटरी मींस जो आजकल इस्तेमाल होते हैं, दीज बैटरी, दैट इज कॉल्ड रिचार्जेबल बैटरी। रिचार्जेबल बैटरी भी इलेक्ट्रोकेमिकल बैटरीज, यानी अब देख ले, बैटरी जो था ये 1800 से इस्तेमाल हो रहा है, और जो डिस्चार्ज ट्यूब था ये 1838 से इस्तेमाल हो रहा है। दोनों की तारीख जो है ऐसे इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी से पहले आ रहा है, समझिए। और ये दोनों चीजें जो हैं इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी से पहले मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल हो रहे थे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन में इस्तेमाल नहीं हो रहे। अच्छा, अब आते हैं कि विलियम क्रूक ने जो डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल किया था, देयर वर आल्सो कनेक्टेड इलेक्ट्रोड्स, उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स भी थे। व्हाट इज इलेक्ट्रोड? इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? अच्छा, अब कमिंग टुवर्ड द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड्स। अच्छा, इलेक्ट्रोड को जनरली हम डिफाइन करते हैं कि एनी मेटालिक रॉड या वायर या इन फॉर्म ऑफ प्लेट विच कैन गिव और टेक इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोड मेटल होगा, और वो मेटल या तो रॉड की शक्ल में होगा, या वायर की शक्ल में होगा, या प्लेट की शक्ल में होगा, और उसके अंदर ये एबिलिटी हो कि जब जरूरत पड़े इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और दे भी सकता है। इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है
और दे भी सकता है, यानी दोनों प्रॉपर्टी इसके अंदर हो, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोड। उसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। अच्छा चलो, किस तरह डिजाइन हुआ था द डिस्चार्ज ट्यूब? चलो एक रफ सा डायग्राम बनाते हैं, लाइक दिस, दैट इज द डिस्चार्ज ट्यूब। एक इलेक्ट्रोड यहां पे और एक इलेक्ट्रोड यहां पे। दिस वाज कनेक्टेड फॉर एग्जाम्पल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस वाज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। चूंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच हैं, that electrode is called anode, और ये चूंकि नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच हैं, that electrode is called कैथोड। अब कैथोड वो इलेक्ट्रोड जिस पे इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होती। एफिशिएंसी मींस जो बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो यहां पे आएंगे, इस इलेक्ट्रोड में आएंगे, और इस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होती है, कमी होती है, क्योंकि इस इलेक्ट्रोड से ये टर्मिनल बैटरी का इलेक्ट्रॉन मांग रहा है। इसके पास ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन और इसके पास कम होंगे इलेक्ट्रॉन। अगर दोनों की आपस में कनेक्शन हो जाए तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां पे दाखिल होंगे and they will travel in the wire towards this turn, यहां पे आएंगे। अच्छा अब देख ले इलेक्ट्रॉन इस वायर के अंदर ट्रेवलिंग किस तरह कर। बैटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है, आगे हम बैटरी पढ़ेंगे, उस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में यहां पे इस टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन इस वायर को मिल जाता है। अच्छा आप लोग जानते हैं कि इस वायर के अंदर भी अपने एटम्स होंगे और उन एटम्स के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन पूरा है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो नहीं ले सकता। तो क्या हो जाएगा? अब देख ले यहां पे जो फर्स्ट एटम है उसको ये इलेक्ट्रॉन मिल गया। कहां से मिल गया? बैटरी से मिल गया। तो इस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के साथ, सॉरी एटम के साथ इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा हो गया। तो ये एटम इन रिस्पांस क्या काम करेगा? वो एक इलेक्ट्रॉन इस एटम को देगा, समझिए, और इस तरह ये एटम ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस एटम को देगा। इस तरह ये इलेक्ट्रॉन इस एटम में आते हुए यहां तक पहुंच जाएगा। तो आखिरी जो एटम है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की ज्यादती हो गई, तो वो इलेक्ट्रॉन, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड को देगा। जिस तरह कि अगर आप लोगों ने देखा होगा, इफ दैट इज अ लाइन, एक लाइन पकड़े और उस पे फॉर एग्जाम्पल हमने रख दिए वॉलीबॉल रख दिए। कितने बॉल रख दिए? फॉर एग्जाम्पल हमने 4 बॉल रख दिए इस लाइन पे। अब इस लाइन में 5 बॉल नहीं आ सकते। कंसीडर के ये वॉलीबॉल, हर एक वॉलीबॉल जो है एक एक इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप इस लाइन में यहां से एक 5वां वॉलीबॉल दाखिल करते हैं, समझिए 5वें के लिए तो जगह नहीं है, लेकिन हम यहां से जबरदस्ती पुश कर रहे हैं। जब पुश करेंगे तो नतीजा क्या होगा? इस लाइन का अपना एक वॉलीबॉल नीचे गिर जाए, समझिए, और यहां से जो हमने नया वॉलीबॉल लाया था वो यहां पे दाखिल हो जाए। इलेक्ट्रॉन, सॉरी वॉलीबॉल वही 5 के 5 हैं, लेकिन एक वो जो ज्यादा था वो नीचे गिर गया। अब क्या हो गया कि यहां पे बैटरी ने इस एटम को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, सारे वायर में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया एटम के पास। अब ये इलेक्ट्रॉन होता हुआ यहां पे एक इलेक्ट्रॉन गिरेगा
और वो कहां पे गिरेगा? एक इलेक्ट्रोड के पास गिरेगा। इलेक्ट्रोड के पास एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? ज्यादती हो गई। यूं समझे कि वो यहां पे खड़ा है। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को रास्ता मिल गया तो ये निकल जाता है और निकल के यहां पे आने की, इस एनोड की तरफ आने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहां पे उसकी कमी है। अगर एनोड इसको एब्जॉर्ब कर सकता है तो एब्जॉर्ब करके दोबारा बैटरी के पास चला जाए। यानी इट डजंट मीन कि बैटरी का इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा, बैटरी का नहीं आएगा। वो जो ज्यादा वाली बाल था वो नीचे गिर जाए, बैटरी का वाली बाल यहां पे रुक जाता। समझिए? तो देख ले, जब उसने इलेक्ट्रोड लगा दिए, समझिए, और बैटरी के टर्मिनल के साथ कनेक्टेड कर दिए, लेकिन एक और बात भी है कि यहां पे देयर इज एटमॉस्फेरिक गैसेस। इसके अंदर अब एटमॉस्फेरिक गैसेस भी हैं। कौन से गैसेस है? इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, एक्सेट्रा। ये बड़े बड़े साइज के गैसेस, बड़े बड़े साइज के गैसेस। तो जब उसने टर्मिनल ऑन कर दिया, एटमॉस्फेरिक गैसेस अंदर है, समझ गए? तकरीबन कहते हैं कि 5000 वोल्ट का बैटरी लगा के टर्मिनल ऑन कर दिया, नथिंग हैपेंड, नथिंग हैपेंड। यानी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या हो गया? व्हेन ही कनेक्टेड and there were atmospheric gases inside the tube। यानी यूं कह दे कि देयर इज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ट्यूब के अंदर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कनेक्टेड कर दिया, नथिंग हैपेंड, नथिंग हैपेंड, यानी कुछ भी नहीं हुआ। अब इस बात का जवाब क्या होगा कि नथिंग हैपेंड, क्यों कुछ नहीं हुआ? दो तीन किस्म की बात है। नंबर वन, पहले तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, ये बड़े साइज के गैसेस, कैथोड और एनोड का आपस में कांटेक्ट नहीं दे रहा, कैथोड और एनोड का आपस में कांटेक्ट नहीं दे रहा। और दूसरी बात आप लोगों ने सुनी होगी कि गैसेस आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ करंट। अब करंट का मतलब यह है कि अगर ये कंडक्टर होते तो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर सकता था, लेकिन अब नहीं कर सकता है, क्योंकि ये दीज आर बेड कंडक्टर है। तो नथिंग हैपेंड बिकॉज द एटमॉस्फेरिक गैसेस don't allow the contact between anode and cathode, and also gases are bad conductor, गैसेस बेट कंडक्टर ऑफ करंट। कोई कांटेक्ट नहीं होगा। जब कांटेक्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन कहां से, यहां से कैसे जाएगा? समझिए? अच्छा, शाबाश, टेक द पिक्चर। अब चलो, कुछ नहीं हुआ, अब एक और स्टेप लेता है। वो क्या कर दिया? सेकेंड स्टेप में ही डिस्चार्ज the tube by vacuum pump। उसने वैक्यूम पंप लगा दिया। कहां पे लगा दिया? चलो यहां पे कहते हैं कि यहां पे उसने वैक्यूम पंप लगा दिया, और वैक्यूम पंप के जरिए अंदर से हवा निकालने लगा, अंदर से हवा निकालने लगा। यानी क्या हो गया? अंदर से हवा, एंड ही
start to reduce the pressure inside the tube। अच्छा, ट्यूब के अंदर प्रेशर कितना था पहले? ट्यूब के अंदर था 760 mm ऑफ मर्करी, या इसको हम कहते हैं कि दैट वाज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट वाज 1 एटमॉस्फेरिक। अब उसने रिड्यूस करना शुरू कर दिया। किस तरह? उसने 750 पे ले आया, 730 पे, 700 पे, एंड सो ऑन, 500 पे, 400 पे, एंड सो ऑन। रफ्ता रफ्ता उन्होंने डिक्रीज करना शुरू कर दिया। ये एक एक्सपेरिमेंट डायरेक्ट नहीं हुआ है। विलियम क्रूग ने कहा था कि इस पे डिस्चार्ज ट्यूब पे तकरीबन 5 साल काम किया है, एक दिन में ये नहीं हुआ। एट लास्ट कहते हैं कि व्हेन द प्रेशर was reduced to 0.01 tar. Tar is another unit of pressure. 0.01 tar या 0.01 mm of mercury, इस पे कम कर दिया, यहां पे पहुंच गया। A glue was appear inside the tube. A glue was appeared inside the tube. ट्यूब के अंदर एक ग्लो एपियर हो गई। असल में ग्लो जो था ये इससे पहले एपियर हो चुका। उन्होंने क्या कर दिया था? 0.1 टार पे कम किया था। 0.1 टार पे भी कुछ नहीं हुआ था। जब उसने 0.09 टार पे ले गया था, थोड़ा सा कुछ दिखाई दिया, और उसने 0.09 से 0.08, 0.07, 0.06 एंड होता हुआ दिस ग्लू वाज 0.01 तक। यहां पे ये ग्लू जो था मुकम्मल क्लियर हो, मुकम्मल क्या हो गया? क्लियर हो गया कि कुछ ग्लो, यानी ग्लो मीन्स थोड़ी सी रोशनी को कहते हैं। अच्छा, अब देख ले, यहां पे जो ग्लो एपियर हुए थे इसके अपना अपना कलर था, लेकिन जो ग्लो यहां पे एपियर हुआ था दैट हैव द ब्लूइश कलर। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है, इसका ब्लूइश कलर था। बास का थोड़ा सा रेड था, बास का वायलेट था, बास का इंडिगो था, मुख्तलिफ किस्म के कलर्स आ रहे थे। हर एक प्रेशर पे अपना अपना कलर आ रहा था। ये क्यों आ रहा था आगे हम बताएंगे। अब मेन क्वेश्चन ये है कि जब हमने प्रेशर कम कर दिया तो ग्लो क्यों अपीयर हो? समझिए, रीजन आगे जाके बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं कि जब हमने प्रेशर कम कर दिया था, अंदर के जो गैसेस थे वो कम हो गए। इलेक्ट्रॉन के जाने के लिए थोड़ा सा रास्ता क्या हो गया? क्लियर हो। तो जो रास्ता क्लियर हो गया, लेकिन ये ग्लो, ये रोशनी क्यों दिखाई? ये रोशनी इलेक्ट्रॉन की रोशनी नहीं है, न कोई इलेक्ट्रॉन का कलर हो, समझिए। लेकिन एक फिनोमिना है जिसको हम कहते हैं एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन। ये फिनोमिना कभी सुना होगा? एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन। इफ दिस इज द एटम, अगर ये हमारे पास एटम और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन पड़ा है, अगर बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन से इसको क्या करते हैं? स्ट्राइक कर, तो स्ट्राइक करने से ये ऊपर जंप लगा देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन। और ये यहां पे नहीं रहते, आगे हम बोहर मॉडल में पढ़ेंगे। ये दोबारा अपने ही शेल में आता है। Then this again jump from higher level to lower level. This is called de-excitation. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? de-excitation कहते हैं। और जहां पे de-excitation होती है, आप लोगों ने सुना होगा कि वहां पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी खारिज कर,
और जो एनर्जी यहां पे खारिज होता है दैट इज इन फॉर्म ऑफ लाइट, ये लाइट की शक्ल में खारिज होता है। ये बल्ब देख ले, ये भी इसी उसूल पे काम करता है। बाहर से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे देते हैं, बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है उसके इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है, जब डी एक्साइटेशन करते हैं तो लाइट निकालते हैं। यानी ये जो लाइट निकल रही है दैट इज बिकॉज ऑफ द डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन किन गैसेस की हो रही? ये एटमॉस्फेरिक गैसेस के अंदर जो थोड़े बहुत रह गए हैं उसकी हो रही। पहले क्यों नहीं हो रहा था? पहले इलेक्ट्रॉन जाने के लिए कोई कांटेक्ट नहीं था। जब कांटेक्ट हो गया इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ गई, जाना शुरू कर दिया टुवर्ड्स एनोड, तो रास्ते में क्या काम कर दिया इस कैथोड का? ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? ये वो इलेक्ट्रॉन है जो कैथोड से आ रहा। इसने रास्ते में एन गैसेस की एक्साइटेशन कर दी। जब डी एक्साइटेशन हो रहा था तो हमारे पास लाइट, यानी एक ग्लू की शक्ल में लाइट निकल रही, समझिए, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। लेकिन ये ग्लू ज्यादा ब्राइट क्यों नहीं है? क्योंकि एक डी एक्साइटेशन और एक्साइटेशन कम हो रहा है, क्योंकि बड़े बड़े गैसेस है और इन बड़े बड़े गैसेस में एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़े से एटमो या थोड़े से मॉलिक्यूल का एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन तो ग्लू निकाल रहे हैं, समझिए। अच्छा अब देख ले एक और, इसके बाद और एक्सपेरिमेंट, इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट ये है कि जब हम 0.01 से भी कम कर दे, 0.01 से भी कम कर दे, सपोज दैट कि वैक्यूम क्रिएट कर दिया। वैक्यूम का मतलब है सारे गैसेस निकाल दी। एक और एक्सपेरिमेंट में व्हेन ही क्रिएटेड वैक्यूम इनसाइड द ट्यूब, जब वैक्यूम क्रिएट कर दिया द ग्लो डिसअपियर्ड अगेन। वो जो ग्लो था पैदा हुआ था वो क्या हो गया? खत्म हो गया। ग्लो डिसअपियर, वो खत्म हो गया। और इसको कहते हैं ब्लैक एंड द ट्यूब। ट्यूब दोबारा क्या हो गया? काला हो गया। काला होने का मतलब नहीं है कि उसका रंग काला हो गया। काला होने का मतलब यह है कि वो जो ग्लो था वो खत्म हो गया, ग्लो खत्म हो गया। अब क्यों खत्म हो गया? वो जो गैसेस थे जिसकी, यानी रास्ते में जो गैसेस थे हमारे पास थोड़े बहुत, वो गैसेस भी निकाल दिए। अब रास्ते में अगर इलेक्ट्रॉन जा भी रहा है तो रास्ते में तो कोई गैस मॉलिक्यूल या एटम नहीं जिसकी वो एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन कर। मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन का कोई कलर नहीं है जो हमें दिखाई दे। इलेक्ट्रॉन दिखाई तो नहीं दे रहे। इलेक्ट्रॉन बेशक ट्यूब के अंदर जा रहे हैं लेकिन रास्ते में कोई एटम नहीं है जिसका ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन। ग्लो भी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का कोई कलर है नहीं है ताकि हमें दिखाई दे। वो जा रहे हैं, चुपके से जा रहे हैं, हमें दिखाई नहीं, समझिए। अच्छा इसके बाद क्या हो गया? इन एन अदर एक्सपेरिमेंट एक और स्टेज आता है, उसमें देन ही इंसर्टेड द हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को इंसर्टेड किया और बैटरी का वोल्टेज भी बढ़ा दी, तकरीबन 10,000 से 15,000 तक पहुंचा। एंड देट वाज फ्रॉम 10,000 टू 15,000 वोल्ट। इतना वोल्ट तो बुक में आपके लिखा है, वोल्ट लिखा है, लेकिन दिस इज नॉट वोल्ट, आई थिंक दिस इज द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना वोल्टेज बैटरी नहीं दे सकता, ये बहुत बड़ा वोल्टेज है, समझिए। अच्छा इतना वोल्टेज दे दिया
और फिर दोबारा टर्मिनल ऑन कर दिए हाइड्रोजन गैस की मौजूदगी, तो क्या हो गया? द ग्लो, जो पहले ग्लो दिखाई दिया था, दैट ग्लो कन्वर्टेड इनटू क्लियर रेज। ये ग्लो मुकम्मल रेज में कन्वर्ट हो गया। देन कंप्लीट रेज वर अपीयर्ड, मुकम्मल रेज अपीयर्ड हो गए। अब क्वेश्चन ये है कि अब रेज क्यों अपीयर्ड हो गए, ग्लो क्यों नहीं था? हाइड्रोजन देख के लिए सबसे हल्का, सबसे सिंपल, सबसे सादा, जिसको हम कहते हैं ये, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है? प्रोटॉन। अच्छा, अब देख ले, जब इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल दिस इज कैथोड एंड दिस इज द एनोड, कैथोड से जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा था एंड दैट वाज गोइंग टुवर्ड द एनोड, एनोड की तरफ जा रहा था, तो ये रास्ते में दो काम कर रहा था, रास्ते में दो काम कर रहा था। यानी द गोइंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड वर परफॉर्म टू ऑपरेशंस, दो ऑपरेशन कर रहा था। वन ऑपरेशन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन कर रहा था रास्ते में, एंड द सेकेंड ऑपरेशन वाज एक्साइटेशन भी कर रहा था। अच्छा, अब देख ले, दो तरह, मीन्स इफ दिस इज अ हाइड्रोजन हैविंग वन प्रोटॉन एंड दैट इज द हाइड्रोजन हैविंग वन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आ गया फ्रॉम कैथोड की तरफ, और जब इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? स्ट्राइक कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन भी निकल गया और ये इलेक्ट्रॉन, कैथोड का इलेक्ट्रॉन भी, यानी दोनों निकल गए। यानी ये दो इलेक्ट्रॉन जो थे, दे स्टार्ट टुवर्ड द एनोड, ये एनोड की तरफ जा रहे थे, और हाइड्रोजन का क्या हो गया? आयोनाइजेशन हो गया, हाइड्रोजन से आयन बन गया। दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। यानी जो इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन, इसने स्ट्राइक कर दिया, अपने शेल से निकाल दी, तो उस इलेक्ट्रॉन ने भी और कैथोड के इलेक्ट्रॉन ने भी, दोनों ने जर्नी स्टार्ट कर दी एनोड की तरफ से। दिस विल क्रिएट नो रे, कोई रे यहां पे दिखाई नहीं इस प्रोसेस। अलबत्ता सेकंड प्रोसेस से रेज दिखाई देगा। क्या हो गया देख ले, सेकेंड्स। अगर ये फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इसने इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कर दिया, लेकिन ये अपने शेल से न निकला, लेकिन क्या हो गया? एक्साइट हो गया, यानी ये ऊपर चला गया, हायर स्टेट में चला गया। तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा? नीचे फिर आएगा, और जब नीचे आएगा, दिस विल एमिट द लाइट, ये लाइट निकालेगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन, जो यहां पे हमने पढ़ा। अब यहां पे जिन हाइड्रोजन को एक्साइटेशन होगी, डी एक्साइटेशन पे वो क्या करेगा? लाइट देगा। ये लाइट असल में इस हाइड्रोजन गैस के एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन से निकल रही है। इलेक्ट्रॉन फिर भी दिखाई नहीं दे रहा, इलेक्ट्रॉन तो जा रहा है फ्रॉम कैथोड टुवर्ड एनोड, वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, न ट्यूब के अंदर आप दिखाई देते हैं। लेकिन अब क्या हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल रहे थे और रास्ते में हाइड्रोजन गैस की एक्साइटेशन कर रहे थे, और उस डी एक्साइटेशन से जो लाइट निकल रहा था, दैट लाइट वाज सीन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द ट्यूब। ये हमें असल में दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर भी दिखाई नहीं दे, लेकिन ये एक्साइटेशन कौन कर रहा था? ये एक्साइटेशन वो इलेक्ट्रॉन कर रहा था जो कि कैथोड से निकल रहा, जो कि कैथोड से निकल रहा था। तो इस वजह से
विलियम क्रूक ने कहा कि इस प्रोसेस से हमारे पास रेज आर क्रिएटेड इनसाइड दैट। विलियम क्रूक ने क्या कर दिया? ही स्टेटेड एट द लास्ट दैट रेज आर क्रिएटेड, रेज क्रिएट होते हैं इनसाइड द ट्यूब। तो इसके बाद जब गोल्ड स्मिथ आ गया तो गोल्ड स्मिथ ने इसको क्या नाम दे दिया? कैथोड का नाम दे दिया। कैथोड का नाम क्यों दे दिया? बिकॉज दे वर गोइंग फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स एनोड, कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे थे। अभी भी ये मालूम नहीं था कि दीज आर इलेक्ट्रॉन, ये तो बाद में पता चल गया कि दीज आर डूइंग द आयोनाइजेशन, दीज आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो कि कैथोड से निकल रहे हैं। अगर ये कैथोड एनोड नहीं होता, इलेक्ट्रॉन न निकलते, तो ये आयोनाइजेशन न होता और रेज भी हमारे पास पैदा नहीं होती। इसके बाद जे स्टूनी ने इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया, जे थॉमसन ने इसको, और आगे एक्सपेरिमेंट हो गए। वो एक्सपेरिमेंट हम जिसकी प्रॉपर्टीज हम कहते हैं वो इंशाल्लाह हम कल बता देंगे। दैट वाज कॉल्ड एज ए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाउ वाज एनी क्वेश्चन?